अध्याय 32। मांस, रक्त और हड्डी। हैरी के पैर जमीन पर पड़े। उसका घायल पैर मुड़ गया और वह आगे की तरफ गिर गया। आखिरकार त्रिकोणीय कप से उसका हाथ छूट गया। उसने अपना सिर उठाया। उसने पूछा, हम कहाँ हैं? सेड्रिक ने अपना सिर हिलाया। वो उठकर खड़ा हुआ, हैरी को उसके पैरों पर खड़ा किया और फिर वे दोनों चारों तरफ देखने लगे। वे हॉगवर्ट्स के मैदान में बहुत दूर आ चुके थे। यह स्पष्ट था कि वे मीलों दूर आ गए थे, शायद सैकड़ों मील दूर, क्योंकि महल के चारों तरफ के पहाड़ भी नहीं दिख रहे थे। इसके बजाय वे अंधेरे और पेड़ पौधों से भरे कब्रिस्तान में खड़े थे। उनकी दाहिनी तरफ एक बड़ा सदाबहार का पेड़ था, जिसके पार एक छोटे चर्च की काली आकृति दिख रही थी। उनकी बाईं तरफ एक पहाड़ी थी, जिस पर हैरी को एक पुराने मकान की आकृति दिखी। सेड्रिक ने पहले त्रिकोणीय कप की तरफ और फिर हैरी की तरफ देखा। उसने पूछा, क्या किसी ने तुम्हें बताया था कि यह कप आवागमन कुंजी है? नहीं, हैरी बोला। वो कब्रिस्तान के चारों तरफ देख रहा था। वहां सन्नाटा था और माहौल थोड़ा डरावना था। क्या यह भी काम का हिस्सा है? पता नहीं, सेड्रिक बोला। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है, छड़ियां बाहर निकाल लें? हाँ, हैरी ने कहा। उसे खुशी हुई कि यह सुझाव उसने नहीं बल्कि सेड्रिक ने दिया था। उन्होंने अपनी छड़ियां बाहर निकाल ली। हैरी अपने चारों तरफ देखने लगा। एक बार फिर उसे ऐसा अजीब एहसास हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कोई आ रहा है, उसने अचानक कहा। तनाव से अंधेरे में देखने पर उन्हें एक आकृति करीब आती दिखी। वह आकृति कब्रों के बीच से होती हुई धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। हैरी उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन जिस तरह से वह आकृति चलकर आ रही थी और अपने हाथ ऊपर रखे थी, उससे उसे समझ में आ गया कि उसने कोई चीज उठा रखी थी। वह व्यक्ति चाहे जो हो, नाटा था। उसने अपने चेहरे पर छिपाने के लिए नकाब वाला चोगा पहन रखा था, जो उसके सिर के ऊपर तक डला था। उसके ज्यादा पास आने पर हैरी ने देखा कि उस व्यक्ति के हाथों में एक गठरी थी, जो किसी बच्चे जैसी दिख रही थी, या फिर उसके हाथ में सिर्फ दुशालों का ढेर था। हैरी ने अपनी छड़ी थोड़ी झुका ली और कनखियों से सेड्रिक की तरफ देखा। सेड्रिक ने भी उसकी तरफ हैरानी से देखा। वे दोनों आने वाली आकृति को देखने के लिए पीछे मुड़े। आकृति संगमरमर के एक बड़े शिलालेख के पास रुक गई, जो उनसे सिर्फ 6 फुट दूरी पर था। एक पल के लिए तो हैरी, सेड्रिक और वो नाटी आकृति एक दूसरे की तरफ देखते रहे, और फिर बिना किसी चेतावनी के हैरी के निशान में दर्द का विस्फोट होने लगा। उसे जिंदगी में इतना दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। जब उसने अपने हाथ अपने निशान पर रखे तो छड़ी उसके हाथ से छूट गई। उसके घुटने मुड़ गए और वह जमीन पर गिर गया। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसका सर फटने वाला था। उसके सिर के ऊपर से बहुत दूर से एक तीखी ठंडी आवाज सुनाई दी। दूसरे को मार डालो। छड़ी लहराने की आवाज आई और एक दूसरी आवाज रात के अंधेरे में चीखी, मृत्यु दंशम। बंद पलकों के पीछे से भी हैरी को हरी रोशनी का धमाका दिखाई दे गया और उसे किसी भारी चीज के जमीन पर अपने पास गिरने की आवाज सुनाई दी। उसके निशान का दर्द बहुत तेज हो चुका था, लेकिन फिर यह कम हो गया। वह जानता था कि उसे क्या देखने को मिलेगा, इसलिए उसने दहशत में अपनी दुखती आंखें खोली। सेड्रिक उसके पास जमीन पर पसरा हुआ था। वह मर चुका था। एक पल के लिए तो, जो हैरी को अनंत काल की तरह लंबा लगा, हैरी सेड्रिक के चेहरे को घूरता रहा। वह उसकी खुली भूरी आंखों को देखता रहा, जो वीरान मकान की खिड़कियों की तरह ही सूनी और भावहीन थी। वह उसके अर्ध खुले मुंह को घूरता रहा, जिस पर थोड़ी हैरानी का भाव था। और फिर इससे पहले कि हैरी का मस्तिष्क यह स्वीकार कर पाता कि वह क्या देख रहा था, इससे पहले कि वह सुन अविश्वास के अलावा कुछ और महसूस कर पाता, उसे एहसास हुआ कि कोई उसे खींच कर खड़ा कर रहा था। चोगे वाले नाटे आदमी ने अपनी गठरी नीचे कर दी थी, अपनी छड़ी से रोशनी कर ली थी, और अब वह हैरी को खींचकर कब्र पर लगे संगमरमर के शिलालेख की तरफ ले जा रहा था। उसने हैरी को शिलालेख से टिकाकर खड़ा कर दिया, लेकिन इससे पहले हैरी ने छड़ी की रोशनी में उस पर लिखा नाम पढ़ लिया था, टॉम रिडल। चोगे वाला आदमी अब हैरी को रस्सियों से कसकर बांध रहा था। उसने हैरी को गर्दन से लेकर टखनों तक शिलालेख से बांध दिया। हैरी को नकाब के पीछे से उसके तेज तेज सांस लेने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जब वह छूटने के लिए छटपटाया तो उस नकाबपोश ने उसे अपना हाथ उठाकर मारा, जिसकी एक उंगली गायब थी, और तब जाकर हैरी को एहसास हुआ कि नकाब के पीछे कौन था। वह वर्मटेल था। तुम, हैरी ने गुस्से से कहा, लेकिन तब तक वर्मटेल उसे रस्सियों से बांध चुका था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह तो रस्सियों की मजबूती की जांच करने में व्यस्त था। उसकी उंगलियां कांप रही थी और गठानों की जांच कर रही थी। जब वर्मटेल को यह यकीन हो गया कि हैरी शिलालेख से इतनी मजबूती से बंध चुका है कि 1 इंच भी नहीं हिल सकता, तब वर्मटेल ने अपने चोगे के भीतर से एक काली चीज निकाली और उसे हैरी के मुंह में ठूस दिया। फिर वह बिना कुछ बोले मुड़ा और हैरी से दूर चल दिया।
हैरी न तो कुछ बोल सकता था, न ही वह देख सकता था कि वॉर्मटेल कहाँ गया है। वह शिलालेख की दूसरी तरफ देखने के लिए अपना सिर भी नहीं घुमा सकता था। वह तो सिर्फ अपने सामने की चीजें ही देख सकता था। सेड्रिक का शरीर लगभग 20 फुट दूर पड़ा था, जिससे कुछ दूरी पर त्रिकोणीय कप पड़ा था, जो तारों की रोशनी में चमक रहा था। हैरी की छड़ी जमीन पर सेड्रिक के पैरों के पास पड़ी हुई थी। दुशालों की वह गठरी, जिसे हैरी ने बच्चा समझा था, क्रब के पास ही पड़ी थी और थोड़ी हिलडुल रही थी। हैरी ने जैसे ही उसे देखा, वैसे ही एक बार फिर उसके निशान में दर्द होने लगा, और उसे अचानक पता चल गया कि वह यह नहीं देखना चाहता था कि इन दुशालों के भीतर में क्या है। वह नहीं चाहता था कि वह गठरी खुले। उसे अपने पैरों के पास अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। उसने जब नीचे देखा तो पाया कि एक बड़ी नागिन घास पर रेंग रही थी। वह नागिन उस शिलालेख के चक्कर लगा रही थी जिससे हैरी बंधा था। वर्मटेल की घरघराती सांसें दोबारा तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भारी चीज को जमीन पर धका रहा हो। फिर वह हैरी के दृष्टि के दायरे के भीतर आ गया। हैरी ने देखा कि वर्मटेल पत्थर की एक कढ़ाई को कब्र के नीचे की तरफ ले जा रहा था। इसमें पानी जैसी कोई चीज भरी थी। हैरी को उसके हिलोरे मारने की आवाज सुनाई दे रही थी। हैरी ने इतनी बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया था। पत्थर की यह कढ़ाई इतनी बड़ी थी कि इसमें एक बड़ा आदमी आराम से बैठ सकता था। जमीन पर रखे दुशालों की गठरी के भीतर की चीज ज्यादा तेजी से हिलने डुलने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वर्मटेल कढ़ाई के नीचे छड़ी घुमाने लगा। अचानक कढ़ाई के नीचे तेज लपटें उठने लगी। बड़ी नागिन अंधेरे में दूर चली गई। कढ़ाई का द्रव बहुत जल्दी गर्म हो गया। उसकी सतह पर न सिर्फ बुलबुले दिखने लगे, बल्कि आग की चिंगारियां भी उठने लगी, जैसे उसमें आग लग गई हो। धुआं घना हो रहा था और आग को तेज करते वर्मटेल की आकृति धुंधली हो रही थी। गठरी के नीचे की हलचल ज्यादा तेज हो गई और हैरी ने दोबारा तीखी ठंडी आवाज सुनी, जल्दी करो। सतह पर पूरा पानी अब चिंगारियों से जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें हीरे जड़े हों। यह तैयार है मालिक। फौरन, ठंडी आवाज ने कहा। वर्मटेल ने जमीन पर पड़े दुशालों को खोला और उनके अंदर की चीज को सामने किया। हैरी के मुंह से तेज चीख निकली, लेकिन उसके मुंह में ठूसे हुए कपड़े के कारण बाहर नहीं निकल पाई। ऐसा लग रहा था जैसे वर्मटेल ने एक पत्थर उछालकर किसी बदसूरत, चिपचिपी और बिना आंखों वाली चीज को प्रकट कर दिया हो। लेकिन यह चीज तो उससे भी 100 गुना ज्यादा बुरी थी। वर्मटेल जिस चीज को उठाया था वो किसी सिकुड़े हुए इंसानी बच्चे जैसी लग रही थी। यह बात और थी कि हैरी ने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा था। उसके बाल नहीं थे, वो पपड़ीदार दिख रहा था और उसका रंग लाल काला था। उसके हाथ पैर दुबले पतले थे और कमजोर थे। किसी भी जिंदा बच्चे का ऐसा चेहरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका चेहरा समतल और सांप जैसा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। वह चीज असहाय सी दिख रही थी। उसने अपनी पतली बाहें उठाकर वर्मटेल की गर्दन में डाल दी और वर्मटेल ने उसे उठा लिया। ऐसा करते ही उसका नकाब पीछे को सरक गया। हैरी ने आग की रोशनी में वर्मटेल के कमजोर पीले चेहरे पर नफरत का भाव देखा जब वह उस प्राणी को कढ़ाई के पास ले गया। काढ़े की सतह पर नाचती चिंगारियों में एक पल के लिए तो हैरी ने उस बुरे समतल चेहरे को चमकते देखा, और फिर वर्मटेल ने उस प्राणी को कढ़ाई में डाल दिया। एक हिस्स की आवाज के साथ प्राणी सतह के नीचे गायब हो गया। हैरी ने उसके कमजोर शरीर के तली से टकराने की आवाज सुनी। उसे डूब जाने दो, हैरी ने सोचा। उसका निशान अब इतनी बुरी तरह जल रहा था कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भगवान करे वह डूब जाए। वर्मटेल कांपती आवाज में बोल रहा था और बुरी तरह डरा हुआ दिख रहा था। उसने अपनी छड़ी उठाई, आंखें बंद की और अंधेरे में बोला, अनजाने में दी पिता की हड्डी, तुम अपने बेटे को पुनर्जीवित करो। हैरी के पास के कब्र की सतह टूट गई। हैरी ने दहशत में देखा कि वर्मटेल के आदेश पर हवा में धूल की बौछार उड़ी और धीरे से कढ़ाई में गिरी। पानी की हीरे जैसी सतह टूट गई और हिस्स की आवाज आई। हर दिशा में चिंगारियां निकलने लगी और फिर पानी नीला हो गया। अब वर्मटेल सुबकने लगा था। उसने अपने दुशाले के भीतर से चांदी का एक लंबा, पतला और चमकता खंजर निकाला। उसकी आवाज दहशत भरी सुबकियों के कारण टूट रही थी। इच्छा से दिए सेवक के मांस, तुम अपने मालिक को पुनर्जीवित करो। उसने अपने दाहिने हाथ को अपने सामने फैला लिया, वह हाथ जिसकी एक उंगली गायब थी। उसने अपने बाएं हाथ में खंजर को कसकर पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ उठाया। हैरी को उस घटना के होने का एक पल पहले ही एहसास हो गया था। वर्मटेल क्या करने वाला है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन वह उस चीख को सुनने से नहीं बच पाया जो रात के अंधेरे में गूंजी। उस चीख को सुनकर हैरी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे भी खंजर मार दिया हो। उसने किसी चीज के जमीन पर टकराने की आवाज सुनी, फिर उसे वर्मटेल के हाफने की दर्द भरी आवाज सुनाई दी और फिर एक छपाक की आवाज आई, जैसे कढ़ाई में कुछ डाल दिया गया हो। हैरी की आंखें बंद थी। वह देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन काढ़ा दहकते लाल रंग का हो गया, जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि हैरी की बंद पलकों के भी अंदर घुस गई।
वर्मटेल दर्द के कारण बुरी तरह कराह रहा था और तेज तेज सांसें ले रहा था। जब तक हैरी को वर्मटेल की सांस अपने चेहरे पर महसूस नहीं हुई तब तक उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वर्मटेल उसके ठीक सामने आ चुका था। जबरदस्ती लिए गए शत्रु के रक्त, तुम अपने दुश्मन को पुनर्जीवित करो। हैरी से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वह बहुत कसकर बंधा हुआ था और अपने को बांधने वाली रस्सियों से निराशाजनक संघर्ष कर रहा था। नीचे घूरते समय उसने वर्मटेल के सही सलामत हाथ में चमचमाते सफेद खंजर को हिलते देखा। हैरी ने देखा कि खंजर की नोक उसकी दाहिनी बाह में घुसी और उसके फटे दुशाले की आस्तीन से खून बहने लगा। वर्मटेल अब भी दर्द से कराह रहा था। उसने अपनी जेब से एक कांच की शीशी निकालकर हैरी के घाव से लगा दी ताकि बहता हुआ खून उसमें भर जाए। वह हैरी का खून लेकर कढ़ाई की तरफ लड़खड़ाता हुआ गया। उसने खून कढ़ाई में डाल दिया। काढ़ा तत्काल सफेद हो गया। वर्मटेल का काम अब पूरा हो गया था। वह कढ़ाई के पास घुटनों के बल बैठा, तिरछा हुआ और जमीन पर लुढ़क गया। वह अब भी अपने कटे हुए हाथ के ठूंठ को पकड़े था और सुबक रहा था। कढ़ाई का द्रव उबल रहा था और उसमें से हीरे जैसी चिंगारियां निकल रही थी। यह इतनी चौंधिया रही थी कि बाकी सब कुछ मखमली काला लग रहा था। कुछ नहीं हुआ। उसे डूब जाने दो, हैरी ने सोचा। सारी विधि गलत हो जाने दो। और तभी अचानक कढ़ाई से चिंगारियों का निकलना बंद हो गया। इसके बजाय कढ़ाई से सफेद धुआं निकलने लगा, जिससे हैरी के सामने की हर चीज धुंधली हो गई। अब वह वर्मटेल या सेड्रिक या किसी को भी नहीं देख सकता था। अब उसे सिर्फ हवा में तैरता हुआ धुआं ही दिखाई दे रहा था। उसने सोचा, काश सब कुछ गड़बड़ हो गया हो, वह डूब गया हो। प्लीज प्लीज उसे मर जाने दो। लेकिन तभी धुंध के पीछे से उसने दहशत की लहर के साथ देखा। लंबे और काले कंकाल की तरह दुबले आदमी की स्याह आकृति कढ़ाई के भीतर से धीरे धीरे निकल रही थी। धुएं के पीछे से एक तीखी ठंडी आवाज ने कहा, मुझे दुशाला पहनाओ। वर्मटेल सुबह को कराह रहा था और अब भी अपने कटे हुए हाथ को जकड़े हुए था। वो काले दुशाले को उठाने के लिए सरका, खड़ा हुआ और फिर एक हाथ से अपने मालिक के सिर पर दुशाला डाल दिया। दुबला आदमी कढ़ाई से बाहर निकला और हैरी को घूरने लगा। हैरी भी पलटकर उसके चेहरे को घूरने लगा, जो 3 साल से उसके सपने में उसे सता रहा था। वह कंकाल से भी ज्यादा सफेद था। उसकी लाल आंखें चौड़ी और गुस्से से भरी थी। उसकी नाक सांप जैसी समतल थी और उसके नथुनों की जगह पर छेद थे। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट दोबारा जीवित हो गया था।